नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी खबर आपको देंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्ष से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में दाखिल कई याचिकाओं पर सुबह 11:30 बजे से सुनवाई शुरू होने जा रही है। इससे पहले 23 फरवरी को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, वो भी आपको बताते हैं। मथुरा में मंदिर के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद, हिंदू पक्ष का मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने का दावा। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद। 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को सर्वे की इजाजत दी है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई थी। तो 11:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्ष से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है ये पूरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। कुख्यात आरोपी करीम टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन है। इस मामले में अंसारी सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट में ये केस फैसले के करीब है। और इस मामले में आरोपी हमीद उर्फ हमीउद्दीन 10 जनवरी 2010 को गिरफ्तार हुआ था। जांच एजेंसी सीबीआई ने उस समय चार्जशीट पेश कर दी थी। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पहली चीज़, आरोप सीबीआई का है कि अब्दुल करीम टुंडा ने और उसके साथियों ने 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की एनिवर्सरी के ऊपर, बरसी के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और भय का वातावरण पैदा करने के लिए देश की विभिन्न ट्रेनों में बम विस्फोट किए। और उसमें यह बताया गया है कि साहब इस सब का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा था। ये सीबीआई की तरफ से आरोप थे। सीबीआई ने प्रत्यक्ष से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट पेश नहीं किए। नतीजा चार्जशीट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ पेश नहीं किया है। जो चार्जशीट में अब्दुल करीम टुंडा का नाम आया है वो उसकी गिरफ्तार होने से पहले अन्य लोगों से पूछताछ के ऊपर थी। उस चार्जशीट की सीक्वेंस में आगे में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए सीबीआई ने अपने पूर्व चार्जशीट में कहा था कि जैसे जैसे मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश होगी। बाद में मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। बट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज तक सीबीआई कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा के नानथा क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। बीती रात 9 बजे के आसपास पैंथर दिखाई दिया और क्रशर में लगे सीसीटीवी में पैंथर की तस्वीर कैद हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नानथा इलाके में पहले भी पैंथर देखा गया। नानथा स्कूल के आसपास कई दिनों तक पैंथर का खतरा था और पैंथर के दहशत से के चलते लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पैंथर का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खासकर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनमें संकट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ये पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। वन विभाग को हालांकि इसकी सूचना भी दे दी गई है और सीसीटीवी में पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। तो आराम से इस रात के सन्नाटे में पैंथर रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये खतरे की घंटी जरूर है। ऐसे में वन विभाग को तुरंत ही पैंथर को कब्जे में लेना होगा। और अब हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पर्यवेक्षकों की राय है कि सुक्खू सीएम बने रहे, ये सूत्र बता रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की राय, लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रहने की राय। हिमाचल के सीएम बने रह सकते हैं
सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विधायकों में नाराजगी है, ऐसा सूत्र बता रही है। ऑब्जर्वर की 6 बागी एमएलए पर एक्शन की राय भी देखने को मिली है। तो फिलहाल हिमाचल की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है। सीएम बने रह सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि उन्हें हटाने की मांग जो है, बगावती सुर जो है विधायकों के देखने को मिले थे। हालांकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उन्होंने ये बताया है कि अभी लोकसभा चुनाव तक जो है सुक्खू सीएम पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हिमाचल के सीएम हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि वो सीएम के पद पर रहें। ऐसे में उन्होंने बगावती सुर भी अख्तियार किए थे। खासकर अभी राज्यसभा का चुनाव जब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उसमें जीता था। ऐसे में वहां पर सामने आया था कि हिमाचल में जो सरकार है कांग्रेस की, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई नाराजगी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि 7 मार्च को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। पिछली बार 2019 में कश्मीर घाटी गए थे पीएम। 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी पीएम जाएंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 2019 में घाटी गए थे पीएम, लेकिन अब 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी का रुख प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो फिलहाल पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। 7 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब श्रीनगर में एक रैली भी प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। देखिए, अब 370 हट गई है। धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था और कहीं ना कहीं ये जीत का कारण भी भारतीय जनता पार्टी का बना था। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में 7 मार्च को श्रीनगर में एक बड़ी रैली जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं और यहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे। श्रीनगर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार, और सरकार की तरफ से अभी तक श्रीनगर में तमाम ऐसे चीजों का निर्माण किया गया है जो वहां की जनता है उसे रोजगार दे सके और सीधा फायदा पहुंचा सके। और ऐसे में अब जो प्रधानमंत्री वहां पर एक बड़ी रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, देखना होगा किन बड़ी बातों का जिक्र यहां पर वो करते हैं। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर देंगे। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तारी हुई है। 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। बशीर हाट कोर्ट में आज होगी पेशी। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है। ईडी की टीम पर हमले के बाद फरार था। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है। 55 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर 24 परगना के मिनाखा से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख मिनाखा में एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छुपा था। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां आज शाहजहां शेख को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। 26 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली हिंसा के आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने का आरोप था। ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार था शाहजहां शेख। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से संदेश खाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए आए थे। পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে একটা ছিচকে মস্তানকে ধরতে 57 দিন লাগলো। তাহলে যারা বড় বড় ঘুরে বেড়াচ্ছে রাঘব বোয়াল, তাদেরকে পুলিশ তো কোনোদিন ধরবে না। নেতারা বলছেন 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, আমি জানি না পুলিশ প্রশাসন তারা কি করছে। পার্টির স্পোক্সম্যান, পার্টির নেতারা ঠিক করে দিচ্ছেন কাকে কবে ধরা হবে। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत का औचक निरीक्षण। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचे सुधांश पंत। हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टरों की जांच की, पेंडिंग फाइलों की जांच कर रहे सुधांश पंत और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से आपको बता दें फाइलों और व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सुधांश पंत का ये औचक निरीक्षण। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय जब सुधांश पंत पहुंचे और उस समय कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली, वहां पर जो रजिस्टर रखा हुआ है
उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत का ये औचक निरीक्षण हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा था कि वो अचानक विभागों में पहुंचते हैं और वहां पर जो कर्मचारी नहीं रहते उनके बारे में जांच करते हैं और रजिस्टर पर भी चेक किया जाता है। निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया। हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं वो अनेकों जगह गए और जैसा मैंने कहा आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए। एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। प्रयास जारी है। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैंने फाइलें देखी होंगी अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग अधिकारियों के यहाँ जाकर। और अनिल जी थोड़ा सा, अनिल भी एक बार आप ले लो, फिर हम पीछे हो जाएंगे। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कुख्यात आरोपी टुंडा को आप देख रही हैं और आज क्योंकि फैसला आना है, सीरियल बम ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको दिखा रहे हैं। आतंकी करीम टुंडा की कोर्ट में पेशी थोड़ी देर में टाडा कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। आतंकी करीम टुंडा की कोर्ट में आज पेशी रहने वाली है और थोड़ी ही देर में टाडा कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी है टुंडा और आज इस पूरे मामले पर फैसले की घड़ी है। 30 साल का इंतजार आज आखिरकार समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो पीड़ितों को इंसाफ जो है आज मिल जाएगा। लेकिन आज की आप तस्वीर देख सकते हैं, आज जब फैसला सुनाया जा रहा है तो आतंकी करीम टुंडा की हालत क्या है, क्योंकि 30 साल पुराना ये पूरा मामला है और ऐसे में क्योंकि आज जब इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो किया जाएगा और नजरें रहने वाली हैं कि आखिर क्या फैसला जो है वो सुनाया जाता है। लेकिन अपने आप में हाई प्रोफाइल ये मामला था जिस पर आज फैसले की घड़ी है और इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीर कि जेल से बाहर है वो लाया गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सुरक्षा के बीच का कुख्यात आरोपी है। अभी भी माना यह जा रहा है कि क्या पता किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो सके, इसके लिए पहले से ही पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लेकिन आज की तस्वीर आप देखना होगा कि आज आखिर क्या फैसला जो है वो सुनाया जाता है कोर्ट की तरफ से। हम आपको इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जेल से बाहर टुंडा को लाया गया है। सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी है जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और 2 तस्वीर आपके सामने है। कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोर्ट परिसर में लाया गया है। टुंडा की कोर्ट में पेशी आज और थोड़ी देर में अजमेर की जो टाडा कोर्ट है वहां पर फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया जाएगा। तो सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी है अशोक भाटी, संवाददाता हमारे साथ है। अशोक, देखिए हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, करीम टुंडा की कोर्ट में पेशी है। फिलहाल जरा तस्वीरें बताइए क्या है। जी बिल्कुल, अब जो सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है जिसने बम बनाकर फैसले को सुरक्षित रखा गया था, आज इस मामले में जो है अंतिम फैसला आना है। अब फैसले में किस तरह की जो है सुनवाई होती है वो न्यायाधीश द्वारा अभी सुरक्षित रखा गया है। अब जो इनको पेश किया गया है न्यायालय में, इनके समक्ष जो है अब इनका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो किस तरह का फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस फैसले को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं क्योंकि ये बम ब्लास्ट से मामला जुड़ा हुआ है। सिलसिलेवार जो ब्लास्ट ट्रेनों में हुए थे 1993 में, बाबरी मस्जिद को ढहाने के विरोध में ये जो तमाम बम ब्लास्ट हुए थे, इस मामले में आज ये जो फैसला आ रहा है तो इस मामले का जो है किस तरह से फैसले में सुनवाई होती है, न्यायाधीश क्या फैसला सुनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के साथ साथ जो टुंडा के वकील हों या फिर हिमादुद्दीन के वकील हों या फिर इरफान के वकील हों, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे थे। उन्होंने कहा कि
टुंडा के ऊपर कोई भी जो प्रत्यक्ष मामला जो है वो सामने नहीं बनता है, ना तो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी और ना ही वो इस मामले में पूर्ण रूप से शामिल थे। वहीं सीबीआई ने भी अपने तर्क रखे हैं और कई जो आरोप हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। अलग अलग जो है इस मामले में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बम बनाने से लेकर ट्रेनों मुख्य जो रचयिता है वो टुंडा खुद माना जाता है और ऐसे में सीबीआई ने इस मामले में कई गवाह और कई दस्तावेज भी पेश किए हैं। तो अब न्यायाधीश द्वारा इस मामले में सुनवाई करते हुए किस तरह का फैसला सुनाते हैं वो अभी सुरक्षित रखा गया है और अभी न्यायाधीश के समक्ष सभी को पेश किया गया है, तीनों आरोपियों को। अब किस तरह का फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, लेकिन आप बता भी रहे हैं कि सीबीआई को कोर्ट में उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन 10 साल तक बगैर चार्जशीट के ये पूरा केस चला। जी बिल्कुल, टुंडा के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ये जो चार्जशीट है वो उसमें थोड़ी सी ढिलाई हुई थी और जो सीबीआई ने इस मामले में अभी तक किसी चार्जशीट है उसको पेश नहीं किया था और कई जो है उन्होंने अपने तर्क भी रखे हैं। अब उनका सीबीआई का ये कहना है कि इसमें देरी इसलिए हुई कि कई गवाह हैं वो उनको नहीं मिल पाए और जो सबूत हैं उनको जुटाने में थोड़ी जो देरी है वो की गई थी, इसीलिए इस मामले में काफी देरी हुई थी और करीब 30 साल बाद जो है अब इस मामले में जो है वो सुनवाई होनी है। तो अभी टुंडा के जो वकील हैं वो बाहर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो अब अंदर चल रही है। एक बार बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये जो रहने वाला है। मुल्जिमान को अभी कोर्ट में पेश किया है, कोर्ट में पेश हुए हैं। अभी उनको कोर्ट में पेश किया, जैसे एक डिसीजन होगा मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं किस तरह से अब अंदर आज जो पेश किया गया है क्या रहने वाला है कोर्ट का। अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है, अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है। अभी मुल्जिमान को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, निर्णय आएगा बताया जाएगा आप लोगों को। कौन कौन पेश हुए? अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, अब्दुल हमीद, इरफान अहमद, ये लोग और सीबीआई के वकील और मुल्जिमान के वकील सब पेश हुए हैं कोर्ट में गए हैं, है ना। क्या तर्क आपकी ओर से दिए गए थे जिसके आधार पर ये मामला अब यहाँ तक पहुँचा है? सीबीआई ने अपने अनुसंधान में कई खामियां छोड़ी हैं, कई कमियां छोड़ी हैं और जब अनुसंधान में कमी होती है, कोई खामी होती है तो सामान्यतः उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है और हमें भी ऐसी आशा है। जैसे सीबीआई ने इस मामले में आज तक अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरक आरोप पत्र पेश नहीं किया है, डायरेक्ट कोई एविडेंस मेरे मुवक्किल के खिलाफ नहीं आई है, यही हमारे न्यायालय के खिलाफ तर्क है। न्यायालय में हमारे तर्क हैं और अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कई मामलों के अंदर जो है वो सीबीआई ने चार्जशीटें पेश की हैं, वो कई मामलों में जो है डिस्चार्ज हुए हैं, कई मामलों में बरी हुए हैं। आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले में आज दिनांक तक अब्दुल करीम टुंडा को सजा नहीं हुई है। तो अभी क्या लगता है आपको जो फैसला होने वाला है किस तरह का आपको आशंका है इसको लेकर? नहीं, आशंका क्या है, न्यायालय का फैसला आएगा। हमें आशा है कि न्यायालय हमारे मुवक्किल को बरी करेगा, सीबीआई को आशा है कि सजा होगी, फैसला न्यायालय का होगा। सीबीआई ने अपने तर्क रखे, हमने अपने तर्क रखे। हम जो अपनी तरफ से कर सकते थे बेस्ट पैरवी लीगल एड से हमने वो की है, सीबीआई और राज्य सरकार ने अपनी ओर से पैरवी की है। फैसला न्यायालय को देना है, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस न्यायालय को देखना है, तथ्य सबूतों को दोनों पक्षों के, मुल्जिमान के और अभियोजन के, सीबीआई के, राज्य सरकार के और मुल्जिमान के, सारे पक्षों को जो है वो न्यायालय को देखना है। सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है, हमारे मुल्जिमान को उन्होंने क्या है सुनीता कब तक का आने का लगता है आपको, कितनी देर लग जाएगी इसमें? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। मुल्जिमान कोर्ट में आ चुके हैं, न्यायाधीश महोदय संभवतः फैसले को लिखाने में या किसी चीज में व्यस्त हैं। जैसे ही फैसला होगा बताएंगे। सीबीआई ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है और हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा। हमें आशा है कि हमारे मुवक्किल बरी होंगे। डिफेंस के 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिसको आपने मौजूद रखे हो। आपने पहले भी जिक्र किया चार्जशीट में नाम नहीं है। नहीं, देखिए अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो चार्जशीट आई है वो पृथक से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट नहीं आई है। सीबीआई के पास इसका कोई जवाब नहीं है। फरारी से पहले की चार्जशीट में नाम है। फरारी से पहले की चार्जशीट में नाम है, लेकिन उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जब मुल्जिमान अन्य गिरफ्तार होंगे तो उनके खिलाफ पृथक से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। बट सप्लीमेंट्री चार्जशीट शेष मुल्जिमान के खिलाफ तो पेश हुई है, अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक पेश नहीं हुई है। एक यही है, बड़ा लीगल लैप्स मान सकते हैं आप इसमें? बहुत बड़ा लीगल लैप्स है। दूसरी चीज ये है कि आर्म्स एक्ट के मामलों में
विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम के मामलों में जो अभियोजन स्वीकृति प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाती है टाडा एक्ट के अनुसार, वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक। इस ना उससे ऊपर का अधिकारी ना नीचे का अधिकारी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीबीआई ने नहीं किए। हमें आशा है उसका लाभ भी हमें मिलेगा। सीबीआई की ओर से क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त आदेश आने के लिए कहा गया है? नहीं, सीबीआई ने तो चार्जशीट पेश करके कहा है कि साहब ये इन्होंने ट्रेनों में बम धमाके किए थे और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इनको दोष, हमने एविडेंस पेश किए, सबूत पेश किए, उन सबूतों और एविडेंस की राह में इनको जो है वो दोष सिद्ध किया जाए। पर खाली सीबीआई के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। सीबीआई के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, मुलजिम को भी सुनता है और अभियोजन को भी सुनता है। उसके बाद न्यायालय का जो तो सीबीआई ने अपने तर्क रखे हैं और जो अभियोजन पक्ष की ओर से उन्होंने भी अपने तर्क रखे। साथ ही जो तीनों जो अभियुक्त हैं उनकी ओर से भी यहाँ से जो वकील हैं उनकी ओर से जो तर्क रखे गए थे। अभी कोर्ट के बाहर तमाम जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, वो खड़े हैं और अब कुछ देर में ही इनको न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में जो अंतिम फैसला है वो आना है। तो आप देखेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं और सुरक्षा के बीच जो है इनको अंदर पेश किया गया है। तो अब किस तरह का फैसला आता है, क्योंकि 30 साल पुराना ये मामला है। लंबे समय से जो न्याय मांगने वाले जो लोग थे, जो सीरियल बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे, उन सभी को इस जो केस है उससे काफ़ी उम्मीद है। उनको ये लगता है कि जो ये आरोपी हैं तीनों, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि इससे पहले जो 17 आरोपी थे उनमें से 11 को जो है उम्र कैद हुई थी, 4 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरी किया गया था। ऐसे ही इन 3 जो आरोपी हैं इन पर क्या सजा होती है, क्योंकि 30 करीब 2015 के बाद से ही ये जेल में बंद है और काफ़ी हालत इनकी ख़राब है, बीमारी से भी ये ग्रसित है और अलग अलग समस्याएं भी जेल में इनको उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। अब किस तरह से जो अंदर न्यायाधीश। ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का नया दांव देखने को मिला है। पार्षदों को 1.5 लाख रुपए का स्कूटर गिफ्ट किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में रखा एजेंडा। 6 मार्च को साधारण सभा की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। इधर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की कर रहे तैयारी। करीब 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी की जा रही है। तो नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का ये बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी यहां पर की जा रही है। नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का ये एक नया दांव देखने को मिल रहा है। नाराज पार्षदों को मनाने में जुटी हुई है। पार्षदों को 1.5 लाख रुपए का स्कूटर गिफ्ट किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये एजेंडा रखा गया है। संवाददाता महेश फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। महेश, नाराज पार्षदों को मनाने के लिए महापौर का नया दांव देखने को मिल रहा है। महेश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। यहाँ हेरिटेज नगर निगम में जिस तरह से विवाद सामने आया था और पार्षद जो हैं वो अगेंस्ट हो गए थे महापौर के, कल भी जो है एक विरोध जो है वो सामने आया यहाँ पर। और यहाँ सीईओ से मिलने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर पहुंचे और कई पार्षदों ने ये कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं महापौर के खिलाफ में और एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो महापौर के खिलाफ में पार्षद जो है वो नजर आए। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है हेरिटेज नगर निगम की सियासत में कि जो महापौर मुनीश गुर्जर हैं उन्होंने जो साधारण सभा के लिए एजेंडा जारी किया है, जो कि 6 मार्च को होने वाली बैठक है, उसमें एक बिंदु ऐसा शामिल किया है जिससे ये माना जा रहा है कि पार्षदों को अपनी ओर करने की कोशिश है, क्योंकि जो पार्षद नाराज चल रहे हैं उनको मनाने के लिहाज से ये दाव खेला गया है कि बिल्कुल महेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।